नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में आ चुके हैं और समीर चौगांवकर जी दूसरे स्टूडियो से कहानी कुर्सी की स्टूडियो में आने वाले हैं। बहुत स्वागत आपका। और देखिए, कुर्सी तो अभी डोल रही है किसकी? उद्धव ठाकरे की आखिरी बची हुई कुर्सी थी, जो उनके पास जो किला था, आखिरी बचा हुआ किला, वो बीएमसी का किला था, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन का, और वो भी ढह गया है। क्योंकि आपको आंकड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 119 पर बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना 119 का मतलब ये बहुमत से ऑलरेडी 5 सीट ज्यादा जा चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल वगैरह उन्होंने अनुमान लगाया था कि 130 के पार ये आंकड़ा जाएगा, वो भी हम देखते हैं, लेकिन बहुमत 114 पर उनको प्राप्त हो गया है। मतलब अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब इसमें कोई उलटफेर की गुंजाइश नहीं है। 93 पे भाजपा है और उसके अलावा 26 पर जो है वो आपको शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी में दिखाई दे रही है। मतलब मेयर तो बन गया बीजेपी का, और ये भी इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि आज तक मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं रहा है। शिवसेना 25-30 साल से वहां पर है, शिवसेना का ही वहां पर दबदबा रहा था। पिछले इलेक्शन में यूनाइटेड शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन उसमें शिवसेना को बीजेपी से मात्र 2 सीट ज्यादा मिली थी। चाहती बीजेपी तो अपना मेयर बनवा सकती थी और सहयोगी दलों को साथ लेके, इंडिपेंडेंट्स को साथ लेके, लेकिन नहीं बनाया था। लेकिन अब सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर के अब अपने दम पर अपना मेयर बनाएगी। बीजेपी का मेयर मुंबई में बनेगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहां से जो खबर निकलेगी वो केवल मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं रहेगी। ये खबर अब ट्रैवल करेगी पूरे देश में, ये तमाम चुनावी राज्यों में भी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी में भी राइज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, अब ये चर्चा होगी। इस चुनाव में किसी बड़े नेता की दौड़ दिल्ली से या किसी और राज्य से बीजेपी के, वो मुंबई नहीं लगी थी। ये सारा का सारा चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में लड़ा गया, और उन्होंने डिलीवर करके दिखा दिया। विधानसभा चुनाव में जैसी जीत मिली थी, उसी का एक मिरर इमेज आप इस वक्त बीएमसी के चुनाव में, और जितनी नगर पालिका, जितने शहरों में इलेक्शन हुए हैं, उन सारे शहरों में आप देख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 29 में से 25 शहरों पर बीजेपी लीड कर रही थी। बीजेपी मतलब महायुति, उसमें एकनाथ शिंदे भी है, और जहां जहां अजीत पवार उनके साथ थे वो। तो मतलब अब लोकल बॉडी इलेक्शन में, विधानसभा के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरी तरीके से महायुति का डंका बोल रहा है। ये तो पहली खबर है। और इसमें भी अगर आप देखिए, सारा इलेक्शन आते आते कहां चला गया था? इलेक्शन चला गया था मराठा वर्सेस नॉन मराठा, और हिंदू बनाम मुसलमान, क्योंकि मुंबई में 20% मुसलमान वोट भी है। तो आपने उसी किस्म का प्रचार और बयानबाजियां वो सारी देखी। उद्धव ठाकरे भले ही जो हैं वो अपना किला ना बचा पाया, हो सकता है उनको ये पहले से मालूम हो और वो जीत के लिए लड़ ही ना रहे हो, लेकिन लड़ाई दूसरी थी। लड़ाई थी मराठा वोट अभी भी किसके कब्जे में है, मराठा वोट का किंग कौन। बीएमसी छोड़ दीजिए, तो वहां उद्धव ठाकरे कुछ ठहरते हुए जरूर दिखाई दिए, क्योंकि उनकी टैली जो है उतनी बुरी नहीं है। 70 पर इस पर आपको उद्धव ठाकरे और मनसे यानी राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें अधिकांश 90% जो वोट और सीट है वो उद्धव ठाकरे की होगी। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुर्सी तो डोल गई, कुर्सी गई। ये बड़ी खबर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मराठा वोट की बजाय मैं अगर हिंदू वोट की बात करूं, तो हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बिल्कुल साबित कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। नागपुर से आने वाला एक ब्राह्मण नेता, वो पूरे पैन महाराष्ट्र का बीजेपी का लीडर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर अब बन चुका है। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, मुंबई में खास तौर पर मुस्लिम वोटों का एक अधिकार किसके पास दिख रहा है इस वक्त? वो उद्धव ठाकरे के पास दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मुसलमान वोट जो है वो उद्धव ठाकरे को मिला, ये आंकड़े बता रहे हैं, वरना ये 70 पर आपको राज ठाकरे और वो नहीं दिखाई देते, और कांग्रेस पार्टी आपको 13 पर ना दिखाई दे रही होती। तो मुस्लिम वोट बटा जरूर है, लेकिन अब उस इंतजार करना पड़ेगा जब सर्वे वगैरह और होंगे और ब्रेकअप आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने दिल खोल के उद्धव ठाकरे को वोट किया। तो मुसलमानों के नेता मुंबई में उद्धव ठाकरे बन गए, और मराठाओं के नेता बन गए देवेंद्र फडणवीस। दोनों ही बातें अनहोनी सी हैं, लेकिन इस चुनाव में हो गई हैं। तो आइए, अब मेहमानों के पास समीर जी भी आ गए दूसरे स्टूडियो। समीर जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप? देखिए, प्रत्याशित नतीजे हैं, और सबसे अच्छी जो बात इस चुनाव की है, जिसको मैं मतलब, और चीज़ें तो हम लोग लगभग सहमत थे। अभी एक दिन विजय जी और समीर जी असहमत होकर भी सहमत हो गए थे। दोनों लोग अपने अपने तरीके से बता रहे थे, लेकिन दोनों मान रहे थे कि 50 के आसपास में उद्धव जी और उनके साथी निपटेंगे। तो एक तरह से कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नंबर 2 की पार्टनर होते हुए भी शिवसेना को लगातार सम्मान देते हुए बीएमसी मेयर की कुर्सी पर रख रही थी, उसका परिणाम है। जो बार बार कहा जाता था कि क्या मुंबई के लोग जो डिजर्व करते हैं, और मैं इसको यूं ही कह रहा हूं, इसको जरा देखना चाहिए। बंबई के लोगों ने बहुत झेला है, और ये हमारी राजनीति इसको मुंबई का स्पिरिट कह के, लोकल ट्रेन में गिर के कट के मर गए, कहे मुंबई का स्पिरिट है।
बाढ़ आई, लोग घर के लिए निकले, फंस गए उसमें, कहे मुंबई का स्पिरिट है, रुकती नहीं कभी मुंबई। निकले, सड़क पूरा जाम है, कहे मुंबई का स्पिरिट है। मरीन ड्राइव जाना है, हाजी अली पहुंचना है, फंस गए, कहे मुंबई का स्पिरिट है। ऐसे कैसे मुंबई का स्पिरिट भाई? देश के फाइनेंशियल कैपिटल के लिए कोई प्लानिंग तक पहले की सरकारों ने नहीं की। और देवेंद्र फडणवीस, ये देवा भाव का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले कार्यकाल में, दूसरे उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, और तीसरा जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, सही मायने में मुंबई की जो बिल्डिंग वाली स्काई लाइन नहीं, जो दूसरी वाली लाइन होती है उसको दुरुस्त किया। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई की मेट्रो, मुंबई के जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्यूटेशन है, जो मुंबई को 1960s में जब उसके लिए तय किया गया था कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर बनेगा, वो प्लान अब जाकर इंप्लीमेंट होना शुरू 1960s में। मैं इसको याद दिला रहा हूं, यानी 60s में जो काम मुंबई के लिए होना था, वो काम पिछले 5-7 सालों 10 सालों में ये केवल बयान का वोट नहीं है, काम का भी वोट है। कतई नहीं, ये विशुद्ध काम का वोट है। लेकिन अब देखिए, राजनीति सिर्फ काम पे तो नहीं चलती है ना, तो थोड़ा तड़का मारना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ये मुंबईकर के एस्पिरेशंस का वोट है, और उसने कहा कि ये फालतू की बात करना। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर है देवेंद्र फडणवीस, कोई शक नहीं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर नहीं है, सबको निपटा के बड़ा बना लीडर, ऐसे कहेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। क्योंकि ये जो पावर है और ये जो ठाकरे ब्रदर्स है, उनको निपटाना आसान काम नहीं था। हालांकि उद्धव ठाकरे अपनी जो कहें कि जो अभी आखिरी आंकड़े आए तो समझ में आएगा, लेकिन कम से कम कुछ बचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़ी चीज। लेकिन अगर उसमें वो वाला एंगल है, तब तो बहुत खतरनाक है उनकी मुस्लिम वोट का, जो आप कह रहे हैं। नहीं, उसके बिना हो नहीं सकता। तब वो खतरनाक है, तब उनके लिए भी खतरनाक है, कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है। यानी आरजेडी और अखिलेश ले जाए तब तो समझ में आता, उद्धव भी मुसलमान वोट कांग्रेस से लेके चले जाएंगे। तो राहुल जी बेचारे जो सुबह से लेकर रात तक करते रहते, तब 23 को फिर अयोध्या हो ही आए, रामलला के दर्शन नहीं कराएं, तब कुछ तो निकलेगा। सर एक लाइन में बोलूं, देवेंद्र ने दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे दी है इस परिणामों के बाद। अब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद योगी के कद के बराबर लीडर होगा। योगी और देवेंद्र फडणवीस दो ऐसे लीडर हैं कि जो अपने दम पर, अपने नाम पर, अपने काम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की ताकत में आ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ठीक है, 2017 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, तो 2014 भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं लड़ा गया था। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उन दोनों नेताओं ने अपने काम से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूती दी है, अपने काम से पूरे देश में चर्चा का विषय बने, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस अब चर्चा का विषय बन गए हैं कि उन्होंने बीएमसी के अंदर जिस तरीके से एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं और अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़े नेता उपलब्ध है। केंद्र में दो बड़े नेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और प्रदेश में दो बड़े नेता उपलब्ध हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। अब भविष्य में ये तय करना होगा कि भविष्य में दिल्ली में, बात खास तौर पर समीर जी ने कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए बचा के रखी थी, 3 घंटे से नहीं बोले थे बात ये। नहीं, वो देखिए क्या है ना, जब कुर्सी से खड़े होते हैं तो ऐसे कुर्सी की बात याद आती है। देखिए, मैं 2 टिप्पणी जरूर करना चाहूँ। देवेंद्र फडणवीस अभी भी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। योगी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहला अंतर तो ये है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी जगह जिता सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अद्भुत लीडर के रूप में, मैंने जिसको कहते हैं कि ये फैसिनेटिंग लीडर निकल करके एमर्ज करके देवेंद्र फडणवीस आए हैं। लेकिन उनकी पैन इंडियन अपील अभी नहीं है, योगी की पैन इंडियन अपील है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस अपने बल पर जिता करके ले आए हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, योगी जी सिर्फ अपने बल पर उत्तर प्रदेश जिता पाएंगे, इसके बारे में मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि नहीं, दोनों बातें नहीं है, दोनों में अंतर समझिए। वो अपील की बात कर रहे हैं, मैं अपील दोनों का अंतर आप समझिए। योगी जी बिहार जाकर के भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी जिता करके ले आते हैं, अन्य जगह भी जिता करके ले आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी हर जगह मांग है। देवेंद्र फडणवीस की वैसी एक मांग आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। दूसरी बात है, योगी जी जिसे कहते हैं ना कि वो कहे कि 2027 का चुनाव सिर्फ अपने करिश्मा के आधार पर खड़ा लेकर के निकाल करके ले जाएं, थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। ठीक है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की वहां बनी है उस प्रकार से यहां पर योगी जी की नहीं बन चलिए, पाई अभी तो है। महाराष्ट्र की बात ये करते हैं, अंतर में अभी तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, दो बातें देखती थी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे जीतेंगे ये तो कयास सभी लोग लगा रहे थे, या अनुमान कहिए, अनुमान सब लोग लगा रहे थे, और वो सही साबित होता हुआ दिख भी गया है। लेकिन उससे ज्यादा ये देखना था कि उद्धव ठाकरे की राजनीति बचती है कि नहीं बचती है। ये जो उन्होंने बिल्कुल एक्स्ट्रा माइल जाकर के अल्ट्रा हार्ड मराठा कार्ड खेला था उन्होंने और उनके भाई राज ठाकरे ने, वो कामयाब होता है कि नहीं होता है। लुंगी पुंगी और अन्ना मलाई रस मलाई, ये सारे डायलॉग अभी भी चलते रहे कि नहीं चल रहे हैं, तो उसका एक विश्लेषण यहां होना जरूरी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे जीते, लेकिन मुंबई में ठाकरे कहां ठहरे सर? कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे जब ये एग्जिट पोल्स भी सारे आ गए थे, उसके बाद भी बात हुई। मतलब ठाकरे ब्रदर्स को मैं बहुत खराब परिणाम के तौर पे नहीं देखता, बल्कि उनकी रणनीति काम आई कि राज ठाकरे को भी उन्होंने साथ ले लिया तो थोड़ा सा 70 तक आ गए, 50-60 पर हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, और मराठा वोट उनके साथ खड़ा रहा है। ये मुंबई में साफ हो गया, ओके 60-65 वोट है। बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा जाकर कोई बहुत कमाल किया ऐसा नहीं दिख रहा। 84 सीटें उनके पास थी, और शिवसेना शिंदे जो है वो भी आ गए उनके साथ, तो 120-25 और इतना आना ही था उनका कि 130 पर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नेता के तौर पर निकल कर आए। नागपुर का परफॉर्मेंस आप देखिए, नागपुर की आपने चर्चा नहीं की शायद, नागपुर में बहुत ही बेहतर काम किया। नागपुर के वो नेता हैं, वैसे गडकरी साहब भी वहां पर हैं, लेकिन नागपुर के ही नेता के तौर पर देखा जाता है तो पैन महाराष्ट्र के लीडर तो वो बन गए। लेकिन क्या मराठी लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये है, क्योंकि मराठी वोट का ज्यादातर हिस्सा 7% 70% हिस्सा ठाकरे ब्रदर्स के पास गया है, ऐसा इसमें लगता है। और देवेंद्र तो निकल कर आए, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं आप क्यों सुबह से उनके खिलाफ सर ये कर रहे हैं तैयारी देवेंद्र जी के खिलाफ। जी अभी से आपने दिल्ली पहुंचाने की बात कर दी, उनको अभी आराम से मैंने नहीं पहुंचाया उन्होंने, मैं तो कह रहा था कि महाराष्ट्र के ऐसे लीडर हो उनको अच्छी खबर है। लेकिन जो आपने मराठा वाली बात भी की सर, मुझे ये कहना है कि देखिए, ये ऊपर वाले जितने नतीजे दिख रहे हैं सिर्फ मुंबई के नतीजे हैं, सिर्फ मुंबई है ये। तो मराठा वोट कितना 40% मान लीजिए, 35-40% जो भी है। मराठा वोट सिर्फ मुंबई नहीं है ना, मराठी वोट 38% है सर। मराठी ये तो कहा जा सकता है कि ठाकरे को मराठा वोट मिला, हाँ, वही मैं कह रहा लेकिन हूं। मराठा वोट के बिना ये थोड़ी 122 हो सकता है। नहीं, ये मराठा वोट वहां भी गया है, लेकिन जो ठाकरे के लिए लग रहा था कि उनके पास बिल्कुल नहीं जाएगा वो मराठा, देवेंद्र फडणवीस तो मराठी हिंदू बोले थे, मराठी हिंदू बोले थे ना देवेंद्र फडणवीस साहब, तो फिर तो पूरा मतलब 40% में से 20% वोट 50% वोट जो भी उनके पास गया, देवेंद्र फडणवीस के पास तो जाना ही है। मैं केवल इस इलेक्शन को, क्योंकि सबने देवेंद्र फडणवीस की चर्चा कर ली, देवेंद्र फडणवीस को तो जीतना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन ठाकरे ने अपने को इतना खराब प्रदर्शन किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इससे बात पर जोर देता हूं। एक ग्राउंड होल्ड किया है। हाँ, ग्राउंड होल्ड किया उन्होंने। एक लाइन तो बोल यहाँ रहा से हूं यदि विजय वो जी, खिसक उस पर जाते तो फिर रिफ्लेक्ट लगता है कि करेंगे। भाई अब ये पूरा का पूरा ब्रांड खत्म हो गया, ऐसा लगता है। ओके, तो ब्रांड ठाकरे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। एक इसको लाइन देवेंद्र विजय फडणवीस जी, को वो मत कीजिए कम। एक लाइन विजय जी, जो उत्तर भारत से या बाकी अन्य जगहों से जो माइग्रेट करके हिंदू गए थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, लेकिन जो मुस्लिम माइग्रेट करके वहां पर गए थे और वहां जो पॉपुलेशन स्वेलअप हुआ वो ठाकरे जी के साथ आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं ब्रेकअप जब निकलेगा तब होगा, लेकिन ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूं। मिला है ठाकरे को, ये आप मैं देखिए 2 लोकसभा चुनाव में भी मिला था और इस चुनाव में भी मिला है, और यही उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने के लिए काफी है। आप बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, मूल मसला वही है जो मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा कि ये नंबर के तौर पर दिख रहा है कि ठाकरे ब्रांड या ठाकरे ब्रदर्स या उद्धव ठाकरे वो ठीक स्थिति में है, लेकिन अगर उसमें जो कंपोनेंट है, जैसे हमने जब मुंबई दक्षिण की बात की थी और मैं बार बार एक बात कह रहा था कि अगर मुस्लिम शिवसेना को इस तरह से जिता रहा है उद्धव वाला साहब ठाकरे वाले के लिए, तो ये उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के लिए बुरी इसलिए है क्योंकि वो वही था, वो भी जा रहा है, उनका मूल भी चला जा रहा है। सूद की बात छोड़िए, मूल रूप से क्या है, जिस मराठी और मराठा दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसलिए इसको फिर से बोल रहा हूं, जिस मराठी और मराठा राजनीति की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या लगता था छोटा प्लेयर है। अच्छा ठीक है भाई, कितना भी बड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, उसका आदमी मराठी नेता नहीं होगा, मराठाओं का नेता तो हो ही नहीं सकता। मराठा पॉलिटिक्स हुई, मराठा रिजर्वेशन हुआ, बार बार कूच कर गए, यहां तक क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बीच में अगर ये नंबर दिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये नंबर जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत बड़े नंबर हैं।
आप चाहे सारे जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके नंबर आ रहे हैं या बीएमसी के जो नंबर आ रहे हैं वो। और यहां यह भी देखिए कि पूरे राज्य में पवार, ठाकरे, कांग्रेस मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और मैं पहले भी एक बात कहता था कि शरद पवार 5 जिलों के नेता हो गए, इतने बड़े नेता हो गए मराठा राजनीति की वजह से, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सिर्फ कोंकण की राजनीति की वजह से चले आए। पवार का पुणे का अगर गढ़ छोड़ दे तो कुछ है नहीं। उस सब में अगर ये लग रहा है तो आप पूरे महाराष्ट्र को बदलता हुआ देखिए, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है, आपको इस नतीजों आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इसमें इस चुनाव ने क्या अलग आपको उसमें गणित दे दिया? वो तो विधानसभा चुनाव भी ऐसा कैसा बता रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं। विधानसभा 2024 विधानसभा इलेक्शन में मुंबई रीजन का वोट दे रहा हूं आपको केवल क्योंकि हम बीएमसी की बात कर रहे हैं। 29.2 30% वोट बीजेपी को मिला है मुंबई रीजन में सर। 30% सब मिला, बड़ा बदलाव नहीं हुआ। शिवसेना को 18% वोट मिला था और यूबीटी को मिला था, उद्धव ठाकरे को 23% वोट मिला था। कमोबेश वही तो वो का वही है ना। बिल्कुल, मैंने इसीलिए मुंबई दक्षिण लोकसभा जानबूझ के बोला। मुंबई लोकसभा चुनाव या महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से विधानसभा की तरफ जिस तरफ गए वो देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व था, लेकिन अब उसको इन लोकल बॉडीज में सस्टेन कर। लोकल बॉडीज कितनी कठिन, जरा आप सोचिए। पवार मिल जा रहे हैं, पवार लड़ रहे हैं, ठाकरे मिल जा रहे हैं, भाजपा और शिवसेना शिंदे लड़ रहे हैं, भाजपा में कांग्रेस विलय कर जा रही, उसमें ये रिजल्ट है भाई। आप इस लोकल पॉलिटिक्स को समझिए, यानी जिसमें बार बार कहा जाता था और जिसमें बिना संकोच में कहूं तो प्रमोद महाजन बड़े नेता थे, लेकिन वो उस वक्त तो बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में थे। नितिन गडकरी को जिस छत्र छाया से निकलना था, जिस छाया से नहीं निकल पाए, बीजेपी को नहीं निकल पाए और कोई नेता नहीं निकाल पाए, वो देवेंद्र फडणवीस। अभी आप लोग कुछ इसको आप डिफरेंशिएट, लेकिन ये कोई नया कमाल नहीं हुआ ना। देवेंद्र फडणवीस तो पिछले 10 साल पहले ये कमाल कर चुके। जब शिवसेना को बड़े भाई से छोटे भाई में बदला भारतीय जनता पार्टी ने, जब शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, तो वो सारा कमाल 19 में जब 5 साल सरकार चला कर जीते तो एक लाइन मोदी जी 2002, 2007, 2012, 2017 कमाल थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज कमाल नहीं हुआ। तो कैसे, यही तो कमाल होता है। कमाल आप हम तो कह रहे कर रहे थे, हम तो कह रहे हो कि नया नहीं हुआ, नया यही होता है कि मैं वो अंतर विजय जी वही कहना चाहता था। और दूसरी एक बात और मैं कह दूं, पैटर्न को एक लाइन मैं कह दूं कि अभी हम लोग इतना कमाल कर रहे हैं, मतलब देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप मैं कह रहा हूं 10 साल से ये इट इज प्रूवन, ये बात मैं कह रहा हूं, इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आज हम इतना खुश हो रहे हैं कि बीएमसी की अब मुंबई की सूरत बदल जाएगी, तो 10 साल से तो फडणवीस सरकार चल ही रही है ना। बीएमसी नहीं होगी, सरकार जिसकी होगी, डबल इंजन सरकार 10 साल से जहां चल रही हो, यदि उस मुंबई की हालत नहीं सुधर रही तो बीएमसी से क्या होगा? यहाँ भी डिवाइडेड हाउस होगा। देखिए, मेरा तो इतना मुंबई जाना नहीं होता। त्रिपाठी जी कई अक्सर बता चुके हैं कि मुंबई कैसे बदल रही है। अभी एक साइड, अभी हम सुबह जब बात कर रहे थे 2004 से 4 साल रहना और उसके बाद मेरा मुंबई नियमित जाना होता है। अभी आरती टीकू सिंह हमारे साथ, मुंबई शहर ही नहीं रहा 3 भाई। घंटे हमारे साथ थी भी डिबेट इसी चर्चा पर, और वो भी बता रही थी अपने अनुभव से कि मुंबई में काफी काम हुए हैं। मुंबई में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी दिख रहे हैं, विजिबली दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है। मैं तो हर 2 महीने में मुंबई जाता हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि मुंबई बीएमसी से कमाल हो जाएगा ऐसा नहीं ना। यहां तो डबल इंजन की सरकार 10 साल से चल रही है। कोई मुंबई में बीएमसी नहीं होगी तो आपके पास नहीं हो, और कॉर्पोरेटर का मतलब ही आपका कॉर्पोरेटर है, जो काउंसलर है और वहां पर जो कमिश्नर जो बना हुआ है 5 साल से तो कमिश्नर है, तो आप ही की सरकार है ना। तो ट्रिपल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए ना, अगर अब इस बार उद्धव ठाकरे का मेयर होता तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? हाँ, वो फर्क पड़ता, लेकिन ये भी मैं तो इसको एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन इसको एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं, बट ये होता है क्योंकि ये स्लोगन कोई मैं एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। ठीक है, आप सर बोलिए। अच्छा, क्यों ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक? इसलिए क्योंकि किसी के भी लोग चुने जाएं उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ सहयोग देना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं तो कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं विजय जी वो एक बड़े आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। राजनीति में ऐसी आदर्श स्थिति नहीं होती है। और सुनिए, आपको भरोसा नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर में, ये अलग बात है। अरे भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे फेडरल स्ट्रक्चर में भरोसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं डबल इंजन का मतलब थोड़े होता है कि एक दूसरे का विरोधी हो जाए। हम जब कहते हैं देश की बात कहते हैं तो ऐसा थोड़े बोलते हैं कि परिवार की बात। थोड़ा सा दीनदयाल जी वाला भी पढ़ लीजिए, आपने तो लिखा भी है बहुत अच्छा
व्यक्ति और समाज एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के उल्टे थोड़े चलते हैं हमेशा। समाज और राष्ट्र एक दूसरे के संपूरक हैं, उल्टा थोड़े हमेशा बाइनरी में देखने की आदत, ये तो वेस्टर्न दृष्टिकोण है ना, हमारी दृष्टिकोण नहीं है। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल में भी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी बात कर रहा हूँ। ये एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो बार बार इस पर ध्यान जोर देने की आवश्यकता है, यदि आप लोकसभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा, फिर विधानसभा और उसके बाद निचले स्तर पर यदि आप पैटर्न को मेंटेन करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रेडिबल परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो हम सब चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम उस पैटर्न को मेंटेन किया है। He has established। मैं इसमें, क्योंकि बीजेपी पैन महाराष्ट्र पार्टी पहले बन चुकी, देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े लीडर प्रूव हो चुके पहले भी, इस बार भी उन्होंने उसको साबित कर दिया। एक बात जो समझना है वो ये कि पैन वोट की पार्टी बनी कि नहीं बनी। अब उस मुसलमानों को भी अलग कर दीजिए आप, तो मुंबई में भी 20% मुसलमान है, बाकी बचे 80%। उस 80% में मैं अब वो लैंग्वेज वाली बात भी अलग कर दी, क्योंकि हम लोग फर्क कर रहे थे कि मराठी और मराठी भाषी और मराठा में अंतर है, उसको भी अलग कर दीजिए। मैं तो सीधा कास्ट पे जा रहा हूं, क्योंकि कास्ट के बिना हमारे यहाँ बात पूरी नहीं होती। तो वो 80% में जो एक वर्ग जिसकी सबसे ज्यादा बात थी वो था मराठा वोट। मराठा वोट सर ना, उसी को मानते हैं ना, 35-40%। उसकी दावेदारी अब किसके साथ गई, क्लियर बताइए। या वो भी डिवाइडेड है। बीजेपी ने उस पर हक जताया कि नहीं जताया? देखिए, अगर मराठी वोट की बात करें, जिस मराठा वोट, मैं दोनों की बात कर लेता हूं ना। मराठी वोट की अगर बात करें, जिसको उद्धव ठाकरे अपनी यूएसपी मांग के चल रहे थे कि भाई राज ठाकरे और मैं मिलकर मराठी वोट को अपने साथ एकजुट करेंगे, बीएमसी वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बड़ा वर्ग बीजेपी के पास चला गया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ 127 सीटों पर चली गई और उद्धव ठाकरे 73 सीटों पर राज ठाकरे के साथ आकर सिमट गए। यह बता रहा है कि मराठी वोट का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। मराठा वोट की अगर बात करें कि तो अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमेशा मराठा को 22-23% का वोट बैंक माना जाता है कि 23% का वोट बैंक है। वो महाराष्ट्र में हमेशा मराठा मुख्यमंत्री बनाया गया। शरद पवार मराठाओं की राजनीति करते रहे, एकनाथ शिंदे मराठाओं की राजनीति करते रहे, अशोक चव्हाण मराठाओं की, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, सब मराठाओं की राजनीति करते रहे। और सबको लगा कि जब तक मराठा मुख्यमंत्री नहीं देंगे हम, हमारी राजनीति किसी पार्टी की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस एक मराठी को मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने बताया 17 तक के कार्यकाल में कि मैं सिर्फ मराठी का नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र का लीडर हूं। और सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया और ये जो परिणाम आज 29 कॉर्पोरेशन के अंदर जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर है, तो बीएमसी में तो मराठी बहुमत में बड़ा वर्ग है ना। बाकी सब जगह आप चले जाओ, पश्चिम महाराष्ट्र चले जाओ, मराठवाड़ा चले जाओ, सब जगह मराठा का एक बड़ा वोट बैंक है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। तो देवेंद्र फडणवीस अब सिर्फ मराठी के नेता नहीं है, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बनकर आए। और यही कारण रहा कि आज 29 जो नगर निगम का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रहा है, अक्रॉस द कास्ट पॉलिटिक्स, अक्रॉस द रीजन पॉलिटिक्स, अक्रॉस द जाति और धर्म की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बन के उभरे और सभी का सहयोग देवेंद्र फडणवीस को मिला है। सभी भाषा भाषियों में और सभी धर्मों में, सभी जातियों में देवेंद्र फडणवीस स्वीकार हुए, उनका स्वीकार किया गया और यही कारण रहा कि वो सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। धर्म वाली बात कर लेते हैं। धर्म का वोट, जब मुसलमानों का वोट, अब वही बात है कि भाई यूबीटी को मिला तो है, मिला है अब, लेकिन ये एक्चुअली ये कल जब से एग्जिट पोल वगैरह चल रहे तब से ये डिबेट चल रहा था, कांग्रेस को मुसलमान पहली वरीयता देंगे या उद्धव ठाकरे को देंगे। अब आप नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो क्लियर दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं, वो ये वाली जो कांग्रेस को मिली है सीटें वही वाली मिली है। हाँ? मुसलमानों वाली, क्योंकि 23 सीटें हैं। बिना मुस्लिम वोट के उद्धव ठाकरे की ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, ये एक बात। लेकिन ज्यादा मुसलमानों ने किसको वोट किया वो दूसरी बात है। सौरभ, एक लाइन तो बहुत क्लियर है, मुस्लिम वही वोट करते हैं जो कैंडिडेट और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उनको जब ये लगेगा कि हाँ उद्धव हरा सकते हैं, एंटी बीजेपी हैं, तो वो उद्धव के साथ जाएंगे। यदि उनको लगता है कि नहीं ये कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में है, कांग्रेस काउंटर कर रही है, एक लाइन कांग्रेस के साथ मुसलमानों की पहली पसंद उद्धव ठाकरे बने। आपको एक लाइन जोड़ देता हूं जो मिस हो रही है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है इसके अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की दलितों की पार्टी है, उसका वोट बैंक भी है। उनके समर्थन से कांग्रेस की 13 सीटें आ रही है। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी कांग्रेस के साथ नहीं होती तो कांग्रेस मुझे लग रहा है 5 सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं आती। मुसलमानों का तो वोट मिला है, वंचित बहुजन अघाड़ी के कारण भी जो दलित है उनका वोट देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। ये मैं एक बिल्कुल इलेक्टोरल सेंस में कह रहा हूं, मुस्लिम मतदाता
उस घोड़े पे तो दाव लगाता ही नहीं जो दौड़ में ना हो। बिल्कुल ठीक बात है ना ये? बिल्कुल। तो वो बात ये दिख रही है आपको, वो उद्धव ठाकरे के साथ है त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये उद्धव ठाकरे के साथ दिख रही है, ये है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब हम लोग नाम ले रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं परफॉर्म की, हम लोग कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, हम लोग कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, ठाकरे, कांग्रेस के किसी नेता का नाम किसी के ध्यान में आता है क्या? चलिए 30 सेकंड में जल्दी से किसी नेता का नाम नहीं आता। जब नहीं आता है तो जनता क्यों देखेगी भाई आपकी तरफ? आपके पास लीडरशिप का भयानक अकाल पड़ा हुआ है। और नेता कौन? जो मुख्यमंत्री रहा, सब कुछ रहेगा तो पृथ्वीराज चौहान किसी दिन आकर बोलेंगे वो तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, चलो बता देते हैं, फिर कुछ और उल्टा सीधा आकर वोट देंगे, ऐसा कर देंगे गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का वो संकट जो केंद्र के चुनाव में अलग अलग दिखा, जहां उनके नेता दिखते हैं, जहां रेवंत रेड्डी दिखा वहां वो सरकार बना ले गए, जहां डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया है, लड़ते भिड़ते भी सरकार बना ले गए। असली संकट ये है कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और फिर देखिए, आप कुछ भी कहे, कई बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो लीडरशिप समाप्त कर दे रहे हैं, नंबर 2 तैयारी नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना, इसी बीच में तो ये सारे नेता तैयार हो रहे हैं और ऐसे तैयार हो रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं की राजनीति खत्म करके, ये बड़ी बात है। तो मतलब ये भी तरफ कांग्रेस का ध्यान ही नहीं है, ही नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज, और जब हाइपर लोकल इलेक्शन है उसमें तो भैया नेता चाहिए, लोकल नेता चाहिए। उसमें बिना नेता के नहीं चलेगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, राहुल जी खड़े होकर कहते हैं कि डेड इकोनॉमी हो गई, राहुल जी खड़े होकर कहते हैं कि देखो मोदी के सामने सरेंडर कर गया, वो कहेगा भाई क्या मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। और ऐसे में फिर जो राहा साहब होता है वो भी निकल जाता है। उसका एक बड़ा उदाहरण अंबरनाथ था, जिसको लेकर हम लोगों ने बीजेपी की भी आलोचना की थी, लेकिन पता चला कांग्रेस के सारे पार्षद चले गए 12 के 12 उधर। इसका मतलब ये कि अपनी पॉलिटिक्स वो अब कांग्रेस में नहीं देखते हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये वित्त मंत्री जी की भी चर्चा की नहीं ना, क्या नाम है समीर साहब, कुछ बताइए क्या हुआ? ये मराठा नेता वित्त मंत्री जो है अजीत पवार जी, अच्छा उप मुख्यमंत्री जी की बताइए सर, बताइए। मुख्यमंत्री। दो दिख रहे हैं और पिंपरी चिंचवाड़ पुणे भी दिख जाएगा आपको। वो पुणे भी- में हालांकि पिंपरी चिंचवाड़ में बहुत खराब किया है कि पुणे पहले भी बीजेपी के पास था। 2017 में 96 सीटें पिंपरी बीजेपी जीती चिंचवाड़ थी। और बीएमसी 2 सीटें दिख रही है सर। बीएमसी में 2 सीटें हैं केवल, लड़े कितने थे मैं तो अभी आपको बता 90 सीटों पे लड़े, 94 पे लड़ी थी, अलग लड़ी थी ये, अलग लड़के। हाँ, 94 पे लड़े अजीत पवार। हाँ, अजीत पवार 94 पे। नवाब मलिक के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नवाब मलिक को हम किसी हालत में समर्थन नहीं दे सकते। अजीत पवार ने कहा मैं नवाब मलिक को छोड़ नहीं सकता हूँ। नवाब मलिक वहां पर अजीत पवार का चेहरा बन के लड़े, और नवाब मलिक के भाई हार गए। भाई हार गए। घर से 4 लोग लड़े, भाई लड़े, बहू लड़ी, बेटी लड़ी, दामाद लड़ा, 4 टिकट उन्होंने घर में बांट दी। तब एक हाथ कोई जीत जाएगा उनका। अच्छा, लेकिन वो कोई एक ही अजीत परिवार पवार से हारे ना। का, अजीत पवार का वहां कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है। परिवार का शरद पवार का घर बीएमसी में कोई नहीं परिवार तो एक ही था। हारता बीएमसी जो भी रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच में रहा है, वहां न शरद पवार की बहुत हैसियत रही है। कांग्रेस भी 31 सीटें पिछली बार जीती थी, कांग्रेस भी अब वहां साफ हो गई है। तो बीएमसी पूरा आ गया और जो गढ़ अजीत पवार और शरद पवार का माना जाता था साफ हो गई है वहां पर। वहां पर भी साफ हो गई, पिंपरी चिंचवड़ साफ हो गई है। जहां बारामती में आते, बारामती हार रहे वो लोग, बारामती में बीजेपी वहां बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि भगवा में महाराष्ट्र रंग गया है। 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। अब शरद पवार और अजीत पवार एक हो सकते हैं। अब एक होके भी कोई मतलब नहीं है, मतलब एक होके भी कुछ नहीं कर शरद पाएंगे। पवार जी को दिख गया होगा ना घर ऐसे में। नहीं के समीर जी, ऐसे अब नहीं जीत- के। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? 2 सभासद रहेंगे, वो कहेंगे हम भी बीएमसी में शामिल अब हैं। कहीं और ऐसे रहेंगे भाई। पवार को अब देखिए, पवार मतलब पैसा, पावर, तो पॉलिटिक्स। अब वही बता रहा हूँ। अब पवार महाराष्ट्र मतलब ये नहीं कोई हर्षवर्धन इज्जत, जी, कोई नैतिकता, हर्षवर्धन कोई जी, मर्यादा, महाराष्ट्र ये की नहीं है। राजनीति वहां पहुंच गई है कि अब शरद पवार अजीत पवार जब आप ये कह रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार साथ रहेंगे, तो शरद पवार अजीत पवार के साथ इधर की तरफ रहेंगे या अजीत पवार नहीं, वो शरद कह रहे हैं पवार- कि जरूरी नहीं है कि एक हो, वो तो उल्टा कह रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति वहां पहुंच गई कि अजीत पवार शरद नहीं, पवार ये दोनों कह रहे एक हैं कि ये होंगे दोनों और एक दोनों होकर के बीजेपी भी में कोई मर्ज फर्क नहीं करेंगे, अच्छा, एक होंगे और मर्ज करेंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मैं पूछ बचा रहा हूं ना, है। वही भविष्य की वाली बात तो राजनीति आप में ज्यादा कह रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूं सर, भविष्य की राजनीति में इनके लिए एक सांसद जितना मुश्किल पड़ेगा, 10 देखिए, विधायक जितना मुश्किल पड़ेगा। ये बात बीजेपी ये बात यूं ही नहीं हो रही है। एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी इस चुनाव से पहले बड़ी जोरदार हवा ये उड़ी थी कि दोनों परिवार तो एक है और पार्टी भी एक हो जाएगी। और सुप्रिया जी को जो है, शरद पवार जी को केंद्र की राजनीति में उनको सुरक्षित भूमिका दिलवानी है और प्रदेश में भी अब कुछ बचा नहीं है। तो प्रदेश में जो रहा साहब बचा हुआ था, जो लोकसभा इलेक्शन में उनको लगा था, पहले तो विधानसभा में वो मुगालता दूर हुआ, फिर अब वो लोकल बॉडी में दूर हो गया। अब बारामती, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, शरद पवार जो लोगों को राज्यसभा भेजते थे, उनके लाले पड़ गए राज्यसभा जाने के खुद के। अब नहीं, वो पहला कदम तो ये है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हों। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये नतीजे शरद पवार जी को उस ओर सोचने पर और मजबूर करेंगे कि अब कोई फायदा नहीं है,
अकेले रह के कुछ नहीं बच रहा है। नहीं, मैं तो ये समझना, कैसे वो तो हो ही बताएं गया कि ना। वो अभी उस सोच दिन रहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार साथ साथ ही बैठे हुए थे, जिसमें वो घड़ी भी बाहर रखी हुई थी और वो तुतारी भी रखी हुई थी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अजीत पवार शरद पवार के साथ जाकर उधर बैठेंगे, शरद पवार अजीत पवार के साथ आकर इधर अब ये बैठेंगे। सवाल कैसे है फिर सर? आप गलत सवाल फिर पूछ मतलब रहे हैं। क्यों है? मतलब ही ये क्या वाला रह गया सवाल कहाँ है? दोनों साथ बैठे रहेंगे। नहीं, साथ कहाँ बैठे रहेंगे? ना इसका उत्तर वो जानते हैं हर्ष जी, इसके बावजूद भी आपको अरे, मिडिल मैं- कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भ्रम मत रखिए। पवार वहां रहेंगे जहां पावर रहेगा, तो आएंगे ना इधर, आप कह रहे और हैं। करेंगे क्या? कोई रास्ता है क्या? लेकिन तो इतना ये सीधा बात तो सवाल 2 का साल जवाब से हो आप रही दे है। दीजिए। ये बात तो विधानसभा इलेक्शन के बाद से चल रही तो है। आप कहां उनको अलग देख रहे हैं? जब कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है तो सुप्रिया सुले जी खड़ी हुई, सुप्रिया ताई खड़ी हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम 4 बार जीत के आए, हम कैसे कह दें? अब बताइए, राहुल गांधी को इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से अपमानित कौन करेगा? अडानी जी वाला आ गया। तो गौतम अडानी मोटा भाई है, उनको लेके वो कह रही हैं, वो उनको साथ में घूम रहे हैं। फिर जब राहुल गांधी हमला करते हैं तो गौतम अडानी के साथ आईपैड पे देखते हुए दिख जाते हैं शरद पवार। और कैसे करें? मतलब क्या करें वो बताइए। आखिर क्या कलेजा निकाल के दे दे? नहीं, वो चलिए, दूसरी बात मैं बीजेपी के एंगल से पूछता हूं। बीजेपी को ये कांटा निकलने में कोई दिक्कत नहीं है? उनको कांटा कहां निकलना है भाई? ये ऐसा कांटा है जिसका मुंह दूसरी तरफ है, उनकी तरफ कांटा नहीं आता। भाई, वो अजीत कांटा हमेशा पवार राहुल इधर तरफ आए, लोगों बीजेपी के समर्थक के मन में सौ- बहुत सौरभ- सवाल आए, लेकिन चलिए वो हो सौरभ गया। कह रहे- शरद सौरभ पवार कह रहे का सवाल हैं कि इतने होते हैं, हजारों शरद करोड़ पवार- के कांटे को निगलने के लिए बीजेपी तैयार है। अरे पहले से निगल चुकी है। बीजेपी को इस सब में कोई समझ, लेकिन हाँ, अब इसमें देखिए, जहां उनको लगता है, शरद देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक में स्टैंड लिया, उस वक्त चिट्ठी लिख के जारी करी, क्योंकि उनको जहां लगता है कि ये यहां इससे आगे नहीं जाना तो उसको छोड़ चलें। देते हैं।